वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ से हमें मालूम पड़ा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और जो एक पार्टिकल है लाइट एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या है? फोटोन है पार्टिकल ऑफ द लाइट। क्या बेटे? पार्टिकल ऑफ द लाइट। तो उसके बाद अगर हम ध्यान से पॉइंट को समझेंगे तो द ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया यहाँ पे, कि लाइट कभी कभी बिहेव करती है वेव की तरह और कभी कभी बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। जिन फिनोमेनन्स में जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करेगी, उन फिनोमेनन में जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, और आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ द फिनोमिनन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो स्क्वेयर टू द एम्पलीट्यूड होगी। और पार्टिकल नेचर में क्या होगा? पार्टिकल नेचर के अंदर जो एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम है, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन है, इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये शो करते हैं वेव नेचर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है पार्टिकल नेचर। क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर। क्लियर आपको ये बात बेटे? आर यू श्योर? तो अगर इसको हम ध्यान से आगे चल के देखेंगे तो क्या है? लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट यहाँ बोल रहे हैं, और जो दूसरे पार्ट है, जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स है, चाहे वो गामा रेज हैं, चाहे वो एक्स रेज हैं, सभी के सभी ड्वेल नेचर हैं। ठीक है जी। ऑन मोस्ट ओकेजन वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंट, मतलब डोमिनेटिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर ओकेजन पर इसकी एक प्रॉपर्टी डोमिनेटिंग हो जाती है। ठीक है। जो लॉन्गर वेवलेंथ हैं, जो लॉन्गर वेवलेंथ हैं उनमें वेव प्रॉपर्टीज डोमिनेट करती हैं, और जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं उनमें क्या होती हैं? ठीक है, उनमें पार्टिकल नेचर। जैसे रेडियो वेव्स में क्या होता है? लॉन्ग वेव्स वेवलेंथ है, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी है। गामा रेडिएशन क्या है? ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है ना, वेवलेंथ लो होती है, तो उसमें पार्टिकल लाइक है। श्योर अबाउट दैट? और जो इंटरमीडिएट वेवलेंथ के हैं उनमें दोनों पोर्शन ज़्यादा होते हैं। तो आप बोल सकते हैं गामा रेडिएशन में पार्टिकल नेचर हाई है, और रेडियो वेव्स में क्या है? वेव नेचर हाई है, लेकिन दोनों के दोनों ड्वेल नेचर है। दोनों के दोनों छोड़िए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ड्वेल नेचर ही है। आर यू श्योर? क्लियर है बेटे आपको? तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब क्या होता है, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब उससे कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अभी भी पहचान लिया है कि जब पार्टिकल नेचर होगा तो जो एनर्जी है, एनर्जी की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करेगी? एनर्जी विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है आप इसको सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलिए या सर्टेन मिनिमम एनर्जी बोलिए, बात एक ही है। तो मैं पहले पढ़ के बोल देता हूँ आपको। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन ए क्लीन मेटल प्लेट इन वैक्यूम, the electrons eject from the metal surface, and these electrons are called photoelectrons, and the phenomenon is known as photoelectric effect। देखिए, ये लाइट की रेज हैं, ये देखिए जो येलो कलर की नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, ये फॉल कर रही हैं इस मेटल प्लेट पे। तो मेटल प्लेट पे निकलने पर क्या हो रहा है? देखिए, ये जो इसमें ब्लू कलर बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की ओर आ रहे हैं। तो इसको आप फोटो इमिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोटो इमिशन। क्लियर है आपको ये बात? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व है।
उस मिनिमम के बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे होता है ना कि आप एग्ज़ाम दिया है आपने, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आप बोलते हैं सर 33% है, मतलब आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए 33% तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 33% लाएंगे, आप उससे ज़्यादा भी लाएंगे, लेकिन मिनिमम एक क्राइटेरिया है। मैक्सिमम है 100, मिनिमम है 33, ठीक है ना। जो 100 लेके आएगा वो टॉपर बनेगा, जो 33 होगा वो जस्ट पास होगा, लेकिन पास हो जाएगा वो। रिजल्ट उसका सेम है। रिजल्ट 100 वाले की रैंक बड़ी होगी लेकिन रिजल्ट पास होगा। 33% में भी रैंक लो, बहुत लो होगी नहीं एक तरह से, लेकिन वो भी पास होगा। श्योर? तो जो भी फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड से ऊपर है वो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। ये 3 मेटल प्लेट हैं, 1 2 3। क्या है यहाँ पर? मेटल प्लेट्स हैं 3। मेटल प्लेट कितनी है यहाँ पे? 3 मेटल प्लेट है। तीनों मेटल प्लेट पे 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले केस में रेड लाइट के फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरी केस में ग्रीन कलर के फोटोन लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, तीसरे केस में ब्लू लाइट के जो फोटोन्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल प्लेट पे। तो क्या देखा गया यहाँ पे? देखा ये गया है कि रेड लाइट में इमिशन नहीं हो रहा। रेड लाइट में क्या नहीं हो रहा? इमिशन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? नो इजेक्शन, कोई इजेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी बाहर नहीं आया। क्लियर है? ग्रीन में क्या हो गया? यस, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। और ब्लू लाइट में क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो रेड, ग्रीन और ब्लू में, रेड में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। कारण क्या है? रीज़न ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट लीस्ट है अमंग द विजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक अब रेड से बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बेटा? यहाँ पर देखिए आपके पास द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को, ओके, रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड the minimum frequency required, the minimum frequency to remove the electron from the surface of the metal is known as what is known as threshold, nu naught। क्या बोलते हैं इसको? न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। चेक कर लीजिए, रेड में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अब चेक कीजिए ग्रीन में और ब्लू में इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। कारण क्या है? ब्लू और ग्रीन में एनर्जी क्या है? ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड। इन दो स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स 33 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो पास हो गए, नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए। ये बच्चा, ठीक है, इसके 33% से नहीं आए, तो ही रेड फेस्ड। ठीक है जी, क्लियर आपको ये बात बेटे? नाइस। सो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from the metal surface, क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट कौन होता है? जो गिर रहा होता है, ठीक है ना, जो मेटल प्लेट पे गिरेगा, जो मेटल की प्लेट पे गिरेगा रेडिएशन, ठीक है, एच न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो फॉलिंग रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए?
ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्लियर है आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? नाइस। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये देखिए एक यहाँ पे हमारे पास एक सेट अपरेटस किया हुआ है। तो ये लाइट है, ये देखिए ये लाइट यहाँ पर गिर रही है मेटल प्लेट पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं डिटेक्टर की तरफ जो एक अमीटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ ये अमीटर एक एक्सटर्नल बैटरी जुड़ा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी गोज टू दैट मेटल प्लेट और पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू द डिटेक्टर। ठीक है जी, ये मेटल की सरफेस है, वैक्यूम है बीच में, कुछ नहीं है। लाइट फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट। आर यू श्योर? तो इस केस में क्या होता है, जब यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, डिटेक्टर की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है, जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है वो दो काम कर रही है। पहला काम कर रही है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। वो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रही है। और सेकंड देखिए, अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मेटल के पेड़ पे नहीं है, डिटेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो जा रहा है जो उसमें स्पीड होगी ना, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। वो मेटल की सरफेस की तरफ जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। क्लियर? तो इसके बाद दे पोसेस सम करंट एनर्जी, तो क्या बोलेंगे उसको, जो उसकी मैक्सिमम एक्सपेक्टेड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से यहाँ पे कि हमारे पास जो इंसिडेंट की एनर्जी है वो दो काम कर रही है, रिमूव करो इलेक्ट्रॉन को प्लस टू इम्पार्ट स्पीड टू दैट इलेक्ट्रॉन। तो जो फॉलिंग रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। टू रिमूव द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से जो रिमूव करवाने की एनर्जी है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इसके दो सिंबल हैं, यहाँ तो है वर्क डब्ल्यू और फाई। तो अगर ये लिखा हो तब भी वर्क फंक्शन है, ये लिखा हो तब भी वर्क फंक्शन है। प्लस टू इम्पार्ट स्पीड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोबारा से देखो, एच न्यू प्लस एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जगह माइनस हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, तो आंसर आएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन बाहर आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ से क्लियर हो गया, अगर न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगी देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। तभी तो करंट की जगह पॉजिटिव होगी। अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा लेकिन डू नॉट एबल टू लीव द सरफेस। ठीक है, नहीं मैं दोबारा बोल रहा हूँ, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कम टू द सरफेस बट डू नॉट लीव द सरफेस। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो क्या होगा, नो इजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ऑन सरफेस। वो सरफेस पे रहेगा, बाहर नहीं आएगा। और न्यू ने तो क्या होगा, नो इजेक्शन।
कोई इजेक्शन नहीं। ये कहाँ से प्रूव हो रहा है, ये देखिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर इसमें चेक कीजिए, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो जाएगा, दोनों दोनों इक्वल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी यहाँ पर। अगर न्यू ग्रेटर दैन न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होंगे फर्स्ट केस में और बाहर भी निकलेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। दोबारा चेक कर लीजिए इस पॉइंट को। जब लाइट किसी मेटल प्लेट पे फॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के डिटेक्टर की तरफ जाते हैं। समझ है, यहाँ पर लाइट दो काम कर रही है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है और उन्हीं मेटल को फिर ले जाके क्या कर रही है, उनमें मोमेंटम पास करके, एनर्जी पास करके, उसको काइनेटिक एनर्जी देकर उसको डिटेक्टर की तरफ मूव करवा रही है। समझो क्या होगा कि लाइट ने यहाँ दो काम किए हैं, एक उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, फिर उस जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें वेलोसिटी इम्पार्ट की है। क्या किया है, वेलोसिटी इम्पार्ट की है। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो उससे क्या होता है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें क्या हुआ, दोबारा समझ लीजिए ये पॉइंट को कि अब इस केस को आपने क्या देखा कि जो एच है, दोबारा से लिख लीजिए, मैं ये पॉइंट को दोबारा लिख रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा मैं। एच न्यू जो है ग्रेटर देन एच न्यू नॉट होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगा। पहली लाइन को दोबारा से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, एच कॉमन बाहर आ गया, ये हो गया म्यू माइनस न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी, तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। बस खत्म बात। एनर्जी ऑफ द फॉलिंग रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी आप मेटल की प्लेट पे फॉल करवा रहे हो, इट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। ठीक है बेटे, क्लियर है आपको ये बात। तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। श्योर अबाउट दैट, क्लियर। ये जो टेक्निक है बर्गलर आराम में यूज़ की जाती है, पहले बोल देता हूँ आपको मैं। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, अब उसको हम देखते हैं। ठीक है जी, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो फॉल कर रहा है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हो गया, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to remove the electron is threshold frequency। क्या है ये, ये बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected electron depends upon frequency of the radiation, not upon its intensity। ठीक है ना,
क्लियर आपको ये बात? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। जो पॉइंट ए बी सी हैं डायरेक्टली हमें बता रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। क्या बता रहे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट बता रहे हैं हमें डायरेक्टली, याद रखिए इस बात को, ठीक है जी। श्योर अबाउट दैट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पार्टिकल नेचर बता रही है वो क्या है? once the radiation achieved threshold frequency on increasing the intensity of radiation, number of photoelectrons ejected out also increases. That is very very important. अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, तो जैसे जैसे फोटोन की संख्या बढ़ेगी, मतलब जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे। लेकिन शर्त है, प्रोवाइडेड क्या? न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लो, इंटेंसिटी ट्रिपल कर लो, 100 गुना कर लो, 1000 गुना कर लो, इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। श्योर अबाउट दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। श्योर अबाउट दैट बेटे? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो टाइम लैग, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, कितने पॉइंट हो चुके हैं आपके पास यहाँ पर? डी तक पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट ई है आपके पास, इसको दोबारा समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक्स फोटोन फेंकेंगे तो लेस देन इक्वल टू एक्स इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये बात आर यू ओके विद दैट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा है कि मान लीजिए 10 फोटोन यूज़ करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। 12 फोटोन यूज़ करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। 100 फोटोन यूज़ करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे मैक्सिमम। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो फोटोन की संख्या के बराबर होगी या हल्की फुल्की सी लेस होगी, क्योंकि कई बार कुछ फोटोन्स मिस कर जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मेटल में कहीं नीचे जाके स्ट्राइक कर गए वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रास्ते में, तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप 10 की पावर 10 फोटोन फेंकेंगे तो 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम बाहर आएंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक फोटोन, इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट से? मतलब ये हो गया कि अगर फोटोन जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, फोटोन्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ फोटोन ट्रांसफर इट्स
whole energy to that electron on which it falls. ठीक है, जिस फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन पे गिरा उसी को अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फोटोन जिस भी इलेक्ट्रॉन पे गिरा अपनी पूरी एनर्जी उसी को उसने दे दी, कहीं और नहीं गई वो एनर्जी। श्योर अबाउट दैट और नॉट? आर यू ओके विद दैट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर? ओके बेटे, जो पॉइंट एफ है वो क्या है? देयर इज नो टाइम लैग। कोई टाइम लैग नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे ही फोटोन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे गिरता है इमीडिएटली वो बाहर आता है। ये नहीं है कि मान लीजिए एक जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी कम है तो जिस इलेक्ट्रॉन पे वो गिरा वो वहाँ बैठा रहेगा। नहीं, वो कहीं अगर वो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल में कहीं और भाग जाएगा, इधर उधर एक्साइट हो जाएगा, वहाँ रहेगा नहीं। देयर इज नो टाइम लैग। ठीक है, लेकिन अगर जो फॉलिंग रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, इस लाइन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम्स आउट एज सुन एज फोटोन स्ट्राइक इट। ये नहीं कि फोटोन आज गिर रहा है तो लाइट कल निकलने वाली है या 5 मिनट बाद निकलने वाली है। नो, फोटोन ने अभी स्ट्राइक किया, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन बाहर आया है। ठीक है, नहीं क्लियर? नहीं क्लियर? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो है आपको बताते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर। लाइट का क्या है बेटा यहाँ पर? पार्टिकल नेचर है। ये जो छः के छः जो ई एफ तक के पॉइंट है, ए बी सी डी एफ जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। क्या बता रहे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। आर यू श्योर अबाउट दैट? नाइस। ये अब क्या है? द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। ये जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलना मेरे को, मैंने गलती से फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर वर्क फंक्शन है। एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये हर मेटल के लिए अलग होती है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हर एक मेटल की। जैसे सीजियम में 2.14 है, पोटाशियम में 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सोडियम में 2.3 है, लिथियम में 2.42 है, मैग्नीशियम में 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिल्वर में 4.3 है और कॉपर में कितनी है आपके पास? 4.8 है। तो ये है एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन पर एटम। ठीक है, नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन कितनी सप्लाई देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी। और जो बाकी एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या बन जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, जो एनर्जी है रेडिएशन की वो क्या करेगी? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। उधर का माइनस हुआ, एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। इससे मतलब क्या हो गया? ये आपके पास आंसर आ गया 2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू वी का स्क्वेयर और 2h/m c/λ/c/नॉट लैम्डा वी स्क्वेयर। तो c कौन बाहर आ गया? 2hc/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/, ये भी आपकी इक्वेशन एक बन गई।
तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2hc बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/λ/λ नॉट। ठीक है जी, श्योर अबाउट दैट। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर ये बात आपको? तो छोटे पॉइंट है आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है 2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट का होल। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे लिखना चाहते हैं उसको वैसे लिख दीजिए। श्योर अबाउट दैट? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये और ये सेम इक्वेशन है, डिफरेंट नहीं। ओके बेटे, नाइस। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो समझना वो है जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी रोटेशन है। मान लीजिए 10^14 क्या है, 10^14 है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक रेडिएशन है 2 × 10⁴ का, और दूसरा रेडिएशन क्या है वो है 5 × 10⁴ का। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ फिर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हुआ। क्लियर आपको ये बात? तो अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो उससे क्या होगा, अब देखिए आपको सबको मालूम है यहाँ पे ये बात, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो पहले केस में आपके पास जो वैल्यू आई क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, तो आई आपकी h 2 × 10⁻, सॉरी यहाँ 14 होना चाहिए दोनों केसेस में, 14 - 10⁻14। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगी, तो वहाँ से बोलेंगे सर h 5 × 10⁻14 - 10⁻14। तो अब आपने क्या किया, अब आपने काइनेटिक एनर्जी 2/1 कर दिया, तो h से h कैंसिल हो जाएगा और 10⁻14 कॉमन बाहर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4/1। तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ गया, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1। इट मीन्स अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइड दैट न्यूनेस। सो फॉर a given metal, for a given metal on increasing what, on increasing frequency, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको प्रीटी मच क्लियर हो गया, दैट काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यू रेडिएशन। समझ आ गया बेटा ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको? जब ये 2/1 करेंगे आप तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और 10⁻14 बाहर आ जाएगा, वो कट जाएगा, 5 - 1 रह जाएगा और 2 - 1। ठीक है जी, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको ये बात? आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को h न्यू माइनस h न्यू नॉट लिखेंगे, इसको करेंगे y = mx + c। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ रहा है, स्लोप का आंसर क्या आएगा, देखिए स्लोप का आंसर यहाँ पे h आएगा, m = h है। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? तो ये यहाँ पे क्या आएगा, न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, न्यू नॉट यहाँ पर जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है वो न्यू नॉट हो रहा है, और पीछे y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो है वर्क फंक्शन h न्यू नॉट। और ये जो ग्राफ है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे है।
आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अगर मान लीजिए यही ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे काइनेटिक वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू है आपके पास क्या बन जाएगी, चेक करते हैं जरा, सॉरी, तो मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो आपका ग्राफ ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये न्यू नॉट हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर आपको बेटा ये बात? तो छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आर यू श्योर? ये ग्राफ आप याद कर लीजिएगा, दोनों ग्राफ, ये वाला भी ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2। तो ये स्लोप की जो वैल्यू है ये देखिए, वो dy/dx ये h के इक्वल है, किसके इक्वल है लिखा हुआ है यहाँ पे उसने, ग्रेडियंट की वैल्यू h है। ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे स्लोप है, क्या बेटे लिखा है स्लोप, ये प्लैंक कांस्टेंट है, और जो प्लैंक कांस्टेंट है इट रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी h से वो होगी एंगुलर मोमेंटम। क्या होगी? फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा आपको, बेफिक्र रहिए, सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस बता रहा हूँ आपको मैं। श्योर? देखिए अब यहाँ पे आपके सामने देखिए, ये एक जो हमने पहले ये आपको समझाया था उसी को दोबारा लिखा जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये लाइट फॉल कर रही है यहाँ पर, किस पर, मेटल प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं डिटेक्टर की तरफ, तो उससे क्या हो रहा है, सर्किट में करंट आ रहा है, सर्किट में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना सर्किट में करंट पास होगा। इसमें क्या हो गया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हैं वो डिपेंड करेंगे कितने फोटोन फॉल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया थोड़ी पहले। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वल टू इंटेंसिटी है, प्रोवाइड दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। ये ग्राफ तभी पॉसिबल है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखिए इस बात को। तो अगर आप 100 फोटोन फेंकेंगे 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 300 फोटोन फेंकेंगे 300 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो इंटेंसिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन फेंकते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन सर्किट पे एंट्री करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, करंट फैलेगा। तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अगर हाई इंटेंसिटी है, क्या है बेटे, हाई इंटेंसिटी है, ज़्यादा करंट बाहर आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में आएंगे। और अगर लो इंटेंसिटी है, कम नंबर ऑफ फोटोन्स फेंके जा रहे हैं, तो क्या होगा, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट में एंट्री करेंगे। आर यू ओके विद दैट? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लो इंटेंसिटी की लाइट है, ऐसी लाइट यूज़ करते हैं जिसमें फोटोन की संख्या कम है, तो कम करंट आपको लगेगा, ये फोटो करंट है। ठीक है, उतना करंट कम किसमें आएगा, सर्किट में आएगा। और अगर आप हाई इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स फेंकते हैं मेटल प्लेट पे, मैं दोबारा याद कर रहा हूँ आपको कि जो फोटोन फॉल कर रहा है, फोटोन की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो डिपेंड करते हैं कितने फोटोन्स उस पर गिर रहे हैं। ठीक है, तो फोटोन की संख्या तभी मैटर करती है करंट के बढ़ाने में, जब जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी, जो फ्रीक्वेंसी फॉलिंग होगी मेटल प्लेट पे, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होगी, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा करंट सर्किट में आएगा। ठीक है, तो ये भी ग्राफ आपको याद रखना है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? नाइस। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एच न्यू नॉट 1 तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, आप चेक कीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये बैटरी दी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो बैटरीज को अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है यहाँ डिटेक्टर पे नहीं हो पाएगी। क्यों? लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर से मेटल की प्लेट से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन सर्किट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों? जो बाहर से दिया हुआ करंट है वो रिपल्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे ही रह जाएगा, मेटल की सरफेस पे ही रह जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या नहीं करेगा, यहाँ सर्किट में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो जितना हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ताकि वो सरफेस पे तो आ जाए लेकिन सर्किट में ना आए,
उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो बैटरी से लगाया गया है, इसकी वैल्यू होगी V5, या इसको EV लिखेंगे, EV0 बोलते हैं इसको मेनली। E होगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और V होगा वोल्टेज। ठीक है, तो वो आपके पास एनर्जी की भाषा में आंसर आ जाएगा। तो ये आप अच्छी तरह याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी है। क्या है बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है आपको ये बात? आर यू श्योर? ये ग्राफ अच्छे ढंग से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा इनको। ओके बेटे, नाइस।